एक अदालती फैसला जो जिंदगी और मौत के बीच की लकीर खींचता है। भारत की सड़कों का इलेक्ट्रिक भविष्य और एक चील जो कंकालों से भरी है। सुनने में ये सब कितना अलग लगता है ना, पर ये सब वो बड़े डेवलपमेंट्स हैं जो आज के भारत की तस्वीर बना रहे हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो आज हम किन किन मुद्दों पर बात करेंगे? हम देखेंगे कि अदालत के कुछ फैसले हमें जिंदगी के बारे में कैसे सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। देश की आर्थिक सेहत की नब्ज टटोलेंगे और उस टेक्नोलॉजी को समझेंगे जो हमारा भविष्य तय करने वाली है। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे से। सबसे पहली बात एक ऐसे कानूनी और नैतिक सवाल की जिसे सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले ने फिर से सुर्खियों में ला दिया है। ये पूरी बहस घूम फिरकर एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आ जाती है जो कानून और मेडिकल एथिक्स दोनों के लिए एक चुनौती है। सवाल ये कि क्या किसी को मरने का अधिकार है, और शायद उससे भी मुश्किल सवाल ये है कि जान लेने और मरने देने के बीच वो बारीक सी रेखा आखिर कहाँ खींची जाए। इस पूरी बहस को एक बार फिर से हवा दी हरीश राणा के केस ने। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट का पैसिव यूथनेशिया यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु पर यह ऐतिहासिक फैसला आया, और इस एक फैसले ने जिंदगी के आखिरी पलों से जुड़े कई मुश्किल नैतिक सवालों को फिर से हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। अब देखिए, कानून यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बीच एक बहुत जरूरी फर्क करता है। एक है पैसिव यूथनेशिया। इसका मतलब है कि लाइफ सपोर्ट जैसे जरूरी इलाज को रोक देना ताकि बीमारी की वजह से स्वाभाविक मौत हो जाए। दूसरी तरफ है एक्टिव यूथनेशिया, जिसमें जानबूझकर कोई ऐसा एक्शन लिया जाता है जैसे कोई जानलेवा इंजेक्शन देना जिससे सीधे सीधे मरीज की मौत हो जाए। और बस यहीं पर यह बहस कानून के दायरे से निकलकर फिलॉसफी और नैतिकता के मैदान में आ जाती है। एक तरफ यह तर्क है कि इलाज रोकना ठीक है क्योंकि मौत की वजह तो आखिर बीमारी ही है, लेकिन दार्शनिक जेम्स रिचल जैसे लोग कहते हैं कि अरे नहीं, एक मिनट रुकिए। उनका मानना है कि इलाज रोकने का फैसला भी तो जानबूझकर लिया गया एक एक्शन ही है जिसका नतीजा मौत होता है। चलिए, एक व्यक्ति के जीवन से जुड़े फैसलों से अब आगे बढ़ते हैं उन फैसलों की तरफ जो पूरे देश की आर्थिक सेहत पर असर डालते हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि केंद्र और राज्यों के बीच पैसों का संतुलन कैसे बनाया जाता है, जो हर राज्य के विकास के लिए बहुत जरूरी है। भारत के फिस्कल फेडरलिज्म को समझने के लिए फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग की भूमिका को समझना सबसे जरूरी है। ये संविधान के आर्टिकल 280 के तहत बनी एक संस्था है। इसका सीधा सा काम है केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स से आए पैसे के बंटवारे पर सिफारिशें देना। इसे एक केक की तरह समझिए। वर्टिकल डिवोल्यूशन ये तय करता है कि केक का कितना बड़ा हिस्सा सेंटर के पास रहेगा और कितना हिस्सा सभी राज्यों को मिलाकर मिलेगा। फिर आता है हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, जो ये तय करता है कि राज्यों को जो हिस्सा मिला है उसे हर एक राज्य में कैसे बांटा जाए ताकि सबकी जरूरतें पूरी हों। तो 16वें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि केंद्र के टैक्स वाले पूल में राज्यों की हिस्सेदारी 41% पर ही बनी रहनी चाहिए। ये नंबर राज्यों के फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए बहुत अहम है। लेकिन क्या ये 41% की स्थिरता काफी है? यही कहानी में एक पेच है। ये परसेंट सिर्फ डिविजिबल पूल पर लागू होता है। इसमें सेस और सरचार्ज जैसे टैक्स शामिल नहीं होते जो केंद्र सरकार अपने पास रखती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि असल में राज्यों तक जो पैसा पहुंचता है वो इस 41% से कुछ कम हो सकता है। तो अब राज्यों के आपस में ये पैसा कैसे बंटता है, इसके लिए एक फॉर्मूला है। इसमें कई चीजें देखी जाती हैं, जैसे आबादी, क्षेत्रफल और जंगल। पर इस बार एक नया क्राइटेरिया जोड़ा गया है, जीडीपी में योगदान। इससे जो राज्य आर्थिक रूप से मजबूत हैं उन्हें फायदा होता है, और इसी वजह से एक नई बहस शुरू हो गई है कि जरूरत और परफॉर्मेंस के बीच सही बैलेंस क्या होना चाहिए। अच्छा, अब जरा गियर बदलते हैं और बात करते हैं टेक्नोलॉजी और पॉलिसी की। खासकर भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर जो जोरदार तैयारी चल रही है उसकी। इस पूरी पॉलिसी को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियां एक जैसी नहीं होती। एक होती है बीईवी जो पूरी तरह बैटरी पर चलती है। फिर कई तरह के हाइब्रिड मॉडल हैं जो पेट्रोल और बिजली दोनों का इस्तेमाल अलग अलग तरीकों से करते हैं। तो सरकार इस बदलाव को एक साथ कई मोर्चों पर आगे बढ़ा रही है। देश में गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जोर है, और लक्ष्य बहुत बड़ा है। 2030 तक सड़कों पर दौड़ने वाली हर 100 में से 30 गाड़ियां इलेक्ट्रिक हों। अब चलिए फटाफट कुछ और जरूरी और दिलचस्प खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले रूपकुंड झील की हैरान करने वाली कहानी। इसे कंकालों की झील भी कहते हैं।
यहाँ मिले कंकालों के डीएनए से पता चला है कि ये लोग किसी एक समय या एक ग्रुप के नहीं थे, बल्कि अलग-अलग दौर और अलग-अलग जगहों से आए थे। इस खोज ने इस जगह के रहस्य को सुलझाने की जगह और भी गहरा कर दिया है। अब बात इंफ्रास्ट्रक्चर की। बेस्क्यूल ब्रिज जैसा शब्द शायद नया लगे, लेकिन ये एक तरह का मूवेबल पुल होता है जो बड़े जहाज़ों को रास्ता देने के लिए बीच से ऊपर उठ जाता है। ये टेक्नोलॉजी दुनिया भर में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने का एक बेहतरीन उदाहरण है। और आखिर में मीडिया की दुनिया से एक खबर। प्रसार भारती का पीबी शब्द प्लेटफॉर्म खबरों को फैलाने के तरीके को आसान बनाने की एक कोशिश है। ये देश भर के मीडिया संगठनों को मुफ्त में बिना लोगों वाली न्यूज़ सामग्री देता है। ये छोटे और लोकल मीडिया हाउसेस के लिए तो एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो संवैधानिक कानून से लेकर पब्लिक हेल्थ और नई टेक्नोलॉजी तक हमने देखा कि कैसे ये अलग-अलग मुद्दे भारत के आने वाले कल की कहानी लिख रहे हैं। इन सभी में समाज को गहराई से बदलने की ताकत है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है, जिस पर सोचना जरूरी है। इन सब में से वो कौन सा डेवलपमेंट है जिसका असर भारत के भविष्य पर सबसे ज्यादा होगा? इसका जवाब जो भी हो, वो हमारे अगले दशक की दिशा तय करेगा।